तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज ऑलवेज शेयर बाजार के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात होगा एसबीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई रीज़न का दरकार है क्या, यही अभी के टाइम में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, ठीक है। एंड जो मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप में से ना कुछ लोग का मेरे पास कमेंट आया कि भाई क्या हम लोग को इसमें लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था, मतलब एक दो जनों का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि भाई क्या हम लोग को शेयर्स बेचना चाहिए, शेयर्स बेच के अब बैंक में पैसा निकाल लेना चाहिए इस उम्मीद में कि भाई हम लोग को इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो उनको ये उम्मीद है कि रिटेल कैटेगरी में ये जो है शायद से अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो अगर रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब रहता है तो मल्टीपल लॉट्स का अलॉटमेंट मिल सकता है। जहां तक मेरे को ध्यान पड़ता है आईसीआई का आईपीओ भी रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब रह गया था, ठीक है। एंड जिस हिसाब से मार्केट में बात चल रहा है, इसका जो आईपीओ है इसका साइज आईसीआई से भी ज्यादा रहने वाला है, यानी कि 13,000 करोड़ के आसपास शायद से इसके आईपीओ का साइज रह सकता है। जबकि आईसीआईसीआई के आईपीओ का जो साइज था वो अराउंड 10,602 करोड़ का रखा गया था, समझ रहे हो। तो ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में ये ट्रिगर होना चाहिए कि भाई किस वैल्यूएशन में ये आईपीओ आएगा, अदर किस प्राइस बैंड में अगर ये आईपीओ आएगा तो हम लोग को इसमें दिमाग लगाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में टिप्पणी करने के पहले हम लोग को सबसे पहले एक तो फंडामेंटल मैट्रिक के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। एंड वो फंडामेंटल मैट्रिक ये है कि भाई किस हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मार्केट वैल्यू करता है आज के समय में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग आज का हिसाब किताब देखोगे ना, तो जो भी कंपनी एयूएम के बिजनेस में है, मान लीजिए उसका एयूएम अराउंड 1 लाख करोड़ है, ठीक है। तो मार्केट ये प्रीफर करता है कि इसका जितना भी एयूएम है उसका 10% इसका मार्केट कैप रहना चाहिए। मतलब मेजोरिटी कंपनीज जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है वो इस हिसाब से बिक रही है कि अगर एयूएम 1 लाख करोड़ का है तो उनका जो मार्केट कैप है वो रहता है अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास, यानी कि उनके एयूएम का 10% रहता है मार्केट कैप। तो उस हिसाब से एसबीआई किस प्राइस में आएगा तो हम लोग को इसमें दिमाग लगाना चाहिए। तो यार देखो, अगर आप एसबीआई का एयूएम देखोगे लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो अराउंड 12,50,000 करोड़ का है। तो उसका आप 10% निकाल दो, कितना होता है? 1,25,000 करोड़ होता है कि नहीं? हाँ, 1,25,000 करोड़ होगा। तो जिस हिसाब से मेरे को लगता है अगर ये आईपीओ 1,25,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आया तो यू विल हैव नथिंग इन द प्लेटर। मतलब हाँ, लिस्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली सेक्टर लीडर का एक तो प्रीमियम मिलेगा। मतलब प्रीमियम इन द सेंस क्योंकि आप सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर हो और आपका बिजनेस सही से चल रहा है, आपके ऊपर पूरा इंडिया ट्रस्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का जो सबसे बड़ा एयूएम मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एसबीआई है, ना ही एचडीएफसी, ना ही आईसीआई, ना ही कोई और। सबसे बड़ा जो है वो एसबीआई है। एसबीआई का एयूएम सबसे बड़ा है, रीजन बीइंग उसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ पे उन लोग का एसआईपी वगैरह चलता है और अलग अलग तरीके का गवर्नमेंट स्कीम्स का जो लाभ अगर आपको उठाना है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको एसबीआई के थ्रू ही कुछ ना कुछ तामझाम करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से एसबीआई का एयूएम सबसे बड़ा है। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है तो ऑब्वियसली मार्केट लीडर जो होता है उसको एक तो स्पेशल प्रीमियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर भी मेरे को लगता है कि आईपीओ फुल्ली वैल्यूड आया, यानी कि इसका जितना एयूएम है 12,50,000 करोड़ का, उसका 10% यानी कि इसका मार्केट कैप ऑन इट्स अपर प्राइस बैंड अगर 1,25,000 करोड़ रहा तो मेरे को लगता है कि आपके प्लेटर में फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। 5-7-10 पॉइंट के आसपास का आपको पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई किस प्राइस पॉइंट पे ये आईपीओ अट्रैक्टिव है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना कि भाई मार्केट कैप क्या है क्या नहीं है, प्राइस से मतलब होता है लोगों को। तो उसके लिए अगर हम लोग प्राइस के ऊपर बात करें तो कितना प्राइस अगर रहेगा ये आईपीओ अट्रैक्टिव बनने के लिए, तो सिंपल सा बात है, हम लोग को मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि फिर बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है। इसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है एसबीआई एएमसी के, तो अगर आप इसका डीआरएस खोलोगे और इंडेक्स में जाके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक तो पेज ओपन होगा जिसमें कि सबसे ऊपर लिखा हो रहेगा ऑथराइज कैपिटल, और इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो अराउंड 210 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। लेकिन उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उसको आप कंप्लीटली इग्नोर करोगे। उसके नीचे जाओगे देखोगे इशूड कैपिटल रहेगा जिससे कि हम लोग को मतलब है। एंड इसका जो इशूड कैपिटल है वो अराउंड 203 करोड़ के आसपास है, समझ रहे हो। तो 203 करोड़ का अगर इसका इशूड कैपिटल है और मान लीजिए कि कंपनी 1,25,000 यानी कि फुल्ली वैल्यूड हिसाब से अपना आईपीओ लेके आती है, तो किस प्राइस पॉइंट में ये आईपीओ आएगा? 1,25,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 203 करोड़, तो हम लोग को इसका प्राइस पर शेयर मिल जाएगा ना। तो अगर आप 1,25,000 करोड़ को 203 करोड़ से डिवाइड करोगे, 203 करोड़ क्या था? इशूड कैपिटल, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के अवेलेबल है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो अराउंड 594 के आसपास निकल के आएगा। लेकिन आप राउंड ऑफ कर दो, 600 करोड़ पकड़ लो, यानी 600 करोड़ नहीं, 600 रुपया पकड़ लो। यानी कि अगर कंपनी अपने
आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 600 रुपया रखती है ना, तो ये आईपीओ फेयरली वैल्यूड है। ना ही आपके पास कुछ ज़्यादा मिल रहा है कमाने के लिए, ना ही आपको कुछ कम मिल रहा है, मतलब फुल्ली वैल्यूड हिसाब से आएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि 600 रुपया ही इसका अपर प्राइस बैंड रहने वाला है। लेकिन हम मान लीजिए कि 600 रुपया नहीं रहा, 580 रह गया, 570, 500 रह गया, 550 रह गया, मतलब 600 रुपये के जितना भी नीचे जाएगा ना प्राइस बैंड, उतना आपके लिए गेन्स बढ़ते जाएगा। सिंपल सा बात है। तो 600 रुपया ऊपर का प्राइस है, अगर 600 मतलब फेयर प्राइस है, अगर 600 रुपया इसका अपर प्राइस बैंड है तो वेल एंड गुड, आईपीओ बढ़िया है। मेरे को लगता है कि अप्लाई कर दोगे तो सेफ्टी रहेगा। अगर भी पॉजिटिव लिस्ट नहीं हुआ तो नेगेटिव भी ज़्यादा लिस्ट नहीं होगा, 1-2 पॉइंट नीचे लिस्ट होगा और 5-6 दिन के बाद वो भी ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 600 के ऊपर रहा, 620, 630, तब तो भाई अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे वहीं पे लिस्ट होगा और 2-3 दिन के बाद आपको 600 रुपये के आसपास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सिंपल सा बात है, आपको बस यही माइंड में रखना है कि अगर 600 रुपये के नीचे रहता है इसका अपर प्राइस बैंड तो ये आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। 600 रुपये रहता है तो खराब नहीं है, अप्लाई फिर भी करना है। लेकिन अगर 600 के ऊपर रहा तब हम लोग सोचेंगे, फिर जब इसका आईपीओ आएगा, सही में लाइव होगा, उस वक्त हम लोग इसका कवरेज करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप यही मान के चलो कि 600 इज अ गुड प्राइस, बिलो 600 इज अ वेरी गुड प्राइस एंड अबव 600 इज अ बैड प्राइस। समझ रहे हो, बैड गुड वेरी गुड, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बाकी अगर हम लोग शेयर बाजार के बारे में बात करें तो शेयर बाजार ठीक ठाक चल रहा है यार। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारे बाजार में भी तेजी आ रही है। हालांकि वो जो तेजी है वो शायद से डीआईआई ड्रिवन है, क्योंकि एफआईआईस डेली माल बेच रहे हैं, कंडीशन सुधर गया है, फिर भी एफआईआईस डेली बेच रहे हैं। कल भी बेचे थे, परसों भी बेचे थे, उसके एक दिन पहले भी बेचे थे, कंटिन्यूसली माल बेचे जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना जिसके बाद लैक ऑफ सेलिंग के वजह से, यानी कि कितना बेचोगे यार, बेच बेच के तुम पूरा तो खाली कर चुके हो ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो एफआईआईएस का जो होल्डिंग है वो ज्यादातर अभी के टाइम में सिर्फ हमारे लार्ज कैप्स में बचा है। जो स्मॉल कैप्स में था कुछ कुछ होल्डिंग एफआईआईएस का, वो बहुत हद तक खाली हो गया। कुछ कुछ सिलेक्टेड स्मॉल कैप्स में एफआईआई का बाइंग आ रहा है, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट। अगर आप देखो, जी हाँ, विशाल मेगा मार्ट भी आजकल स्मॉल कैप में आ रहा है, 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप लेने के बाद भी। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भाई वो स्मॉल कैप इंडेक्स में अवेलेबल है जहाँ तक मेरे को पता है। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए, उन सब में कुछ कुछ बाइंग हो रहा है एंड कुछ कुछ अलग एफआईआई ड्रिवन स्टॉक्स है। जैसे कि आप कैपिटल गुड सेक्टर में कुछ कुछ स्टॉक्स को देखोगे तो उनमें भी एफआईआईएस का ठीक ठाक बाइंग आ रहा है। तो जिनमें हल्का सा भी बाइंग आ रहा है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के बाजार में देखने वाला वो ये है कि भाई जिनमें एफआईआई का बाइंग नहीं हुई है ना, वो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनमें लैक ऑफ सेलिंग हो गया, सामने कोई बेचने वाला बचा ही नहीं। मान लो कि आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये में लिया, वो स्टॉक गिर के 30 रुपया हो गया, 70% आप लॉस में हो गए। फिर आप सोचे कि छोड़ यार, 70% तो चला गया, अब 30% लेके मैं क्या करूंगा, आप बेचोगे ही नहीं। समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं लैक ऑफ सेलिंग। जब सामने कोई बेचने वाला है ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी बाइंग आ गया, स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है। तो वही प्रेशर, मतलब वही कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। एंड मेरे को लगता है कि एट द एंड कभी ना कभी तो हमारे यहाँ पे भी बाजार चलेगा यार। 2.5 साल हो गया बाजार चल नहीं रहा है, कभी ना कभी तो चलेगा ही। तो उस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। एंड आईटी के ऊपर 2 मिनट अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन आपने देखा होगा कि भाई केपीआईटी में क्या भयंकर हाहाकार मचा। मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो गया कि कंपनी का दुकान में आग लग गया और कंपनी का पंखा लाइट बल्ब, किसी का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, सारा जल गया, कंपनी को अब नया पंखा लाइट बल्ब लगाना पड़ेगा। अब तो कंपनी सीधा ही नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस दिखाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी वालों ने बस यही बोला कि भाई डॉलर टर्म्स में जो हमारा रेवेन्यू है वो शायद से घट जाएगा आने वाले समय में। तो ये कोई चौंकने वाला बात था क्या? जिस हिसाब से एआई का इंटरवेंशन हो रहा है, ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट था कि भाई आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम होगा। लेकिन मार्केट इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, एज इफ देयर इज नो टुमारो। अब तो भाई कंपनी बंद ही होने वाला है। उसका रीजन क्या था यार? उसका रीजन ये था कि भाई आईटी के अंदर बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। तो छोटा सा भी अगर बैड न्यूज आता है तो वो मतलब ओवर सेंसिटिविटी के हिसाब से बिहेव करता है। समझ पा रहे बात को? एंड ये चीज रहेगा जब तक या तो ये एकदम कॉमोडाइज हिसाब से वैल्यूड नहीं हो जाएंगे, यानी कि कोई 7, 8, 10 के पी रेशियो में बिक रहे हैं, तब तक मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम रहेगी, सेंसिटिविटी रहेगी। क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि भाई आने वाले समय में आईटी का भविष्य कुछ बता नहीं है। एंड अभी के टाइम में आप देखोगे जो सबसे बड़ा खतरा है आईटी के ऊपर, वो कौन है पता है क्या? एआई नहीं है, वो है क्लॉड अकेला। मतलब पूरा एआई, अगर हम लोग एआई का बात करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा झुंड ऑफ कंपनीज के बारे में बात करते हैं ना, जिसके अंदर ओपन एआई भी आ रहा है, मेटा का भी एआई आ रहा है, जेमिनाई आ रहा है, को पायलट आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन क्लॉड एक अकेला सब पे भारी है। मतलब यार क्लॉड पूरा माथा खराब कर दिया है। लेकिन ना यहाँ पे देखने वाला बात यह है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से एंथ्रोपिक क्लॉड को आगे बढ़ा रहा है ना, आने वाले समय में शायद से एंथ्रोपिक को बोल दिया जाए कि भाई तुम क्लॉड को बंद कर दो। रीजन बिंग, या तो बंद कर दो या तो इसका यूज अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी। रीजन बिंग, वहां पे जिस हिसाब से क्लॉड का हो हल्ला मचा हुआ है, वो जिस हिसाब से काम कर पा रहा है क्लॉड,
वो देख के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तो इंसानों का दरकार ही नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप देखोगे तो अमेरिका में जो है वो कुछ कुछ लॉबीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका एक तो अलग लॉबी रहता है, डिफेंस वालों का एक तो अलग लॉबी है, फार्मर्स का अलग लॉबी है, वहाँ पे जीव मतलब जो इजराइल के लोग होते हैं उनका एक तो अलग लॉबी है। तो मेरे को लगता है कि ये सब लॉबी मिलके एंथ्रोपिक को या तो बंद करवा देंगे, क्योंकि पीछे भी अगर आप देखोगे तो यूएस डिफेंस को लेके कुछ मामला हुआ था। मतलब क्लॉड ने मना कर दिया था कि मतलब एंथ्रोपिक ने मना कर दिया था कि भाई हम लोग क्लॉड का जो एपीआई वगैरह है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती यूज़ करके दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर रही है हमारा एआई यूज़ करके। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा झमेला हो गया था। एंड फिर आपको पता होगा कि क्लाउड को बैन कर दिया गया यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस से। मतलब अगर यूएस गवर्नमेंट अदर कोई सा भी टेंडर निकाल रही है तो उसमें क्लाउड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिकॉज उसको बैन कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो डायरेक्टली फिर किसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट? सारा ओपन एआई को मिलेगा। दो ही है मेजर पेयर, ओपन एआई और क्लाउड, और तो कोई है नहीं। आई मीन ओपन एआई और एंथ्रोपिक क्लाउड, मतलब क्लाउड जो है एंथ्रोपिक ने बनाया, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बाकी लेट्स सी हाउ द थिंग क्लाउड। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से क्लाउड आगे बढ़ रहा है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यूएस गवर्नमेंट आके क्लाउड पे बैन लगा देगी, या तो उनका लॉबी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसको मिलके सब लोग दबा देंगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होने वाला कि हमेशा के लिए दबा देंगे। हो सकता है कि आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल के लिए इसके बारे में कोई बात ही ना करे, और फिर अचानक से सर की ना क्लॉड आके आपका गला में लटक जाएगा। मतलब सांप जैसे होता है ना, आपके बगल में बैठा है, आप सोच रहे हो आप ऐसे बिना हिले बैठे रहते हो, और सांप को आप देखते हो, सांप आपको देखता है। एंड इंतजार करते हो आप कि भाई सांप किस तरीके से चला जाए यहाँ से। लेकिन अचानक से आप मान लो कि आपके आंख के सामने एक तो मक्खी उड़ रहा है या फिर मच्छर आपको यहाँ आंख पे काट रहा है, तो आप जहाँ पे ऐसे करोगे सांप सर की ना आपके आके गले में चढ़ के रदर डस लेगा आपको। तो मेरे को लगता है कि वही हिसाब से क्लाउड जो है वापस से आएगा। बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स क्लाउड। बट हाँ, एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि आईटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी चलेगा ही नहीं, क्योंकि नथिंग गोज लाइक अ वाटरफॉल इन स्टॉक मार्केट। एटलीस्ट सेक्टोरल हिसाब से आप देखोगे तो कुछ भी ऐसे पानी के झरने के जैसे नीचे नहीं गिरता है। जैसे कि पहाड़ों से जब झरना आप देखोगे कैसे गिरता है, वो धप से सीधा जमीन पे क्रैश करता है। लेकिन शेयर बाजार में कोई सेक्टर इस तरीके से डेड नहीं होता है, तो बीच बीच में रिबाउंड आएगा, और वो रिबाउंड कितना स्ट्रांग होगा वो नहीं बोला जा सकता। जैसे कि हमने पीछे केमिकल सेक्टर में देखा था, 2021-22 का बात बोल रहा हूँ मैं, स्टॉक 30-40 पॉइंट लुढ़ के फिर अपने ऑल टाइम हाई पे गए, यानी कि 100 रुपए से गिर के मान लो कोई स्टॉक 50 हुआ, 50 से बढ़ के फिर से हो गया, यानी कि डबल हुआ, अपने ऑल टाइम हाई में पहुंचा, फिर ऐसा गिरा सीधा 70 पॉइंट गिरा। अभी तक गिरे हुए हैं सारे केमिकल स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आईटी में भी रिकवरी आएगा। एंड क्या पता बहुत बड़ा रिकवरी है, ऑल टाइम हाई में पहुंच जाए। तो अभी तो यार जिस हिसाब से आईटी गिरा हुआ है 60 पॉइंट स्टॉक्स, तो मतलब 70 पॉइंट तक भी स्टॉक लुढ़क गए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक 70 पॉइंट। आप केपीआईटी को देख लीजिए, वो बाइट सेल 70 पॉइंट लुढ़क गया। हालांकि अब उनका क्वालिटी इतना अच्छा है कि नहीं है उसके ऊपर कमेंट्री करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही एट रिस्क है उनका। तो हो सकता है कि एक रिवर्जन में ये लोग पूरा ऑल टाइम हाई पे भी चले जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलेगा, लेकिन हाँ एक बार तो रिबाउंड जरूर से आएगा, क्योंकि इतना भयंकर फॉल मेरे को नहीं लगता कि सस्टेंड है। एक बार के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर धप से गिरेंगे ये, एंड जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट ये लोग भी कर ही लेंगे। तो ठीक है यार, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। हालांकि साउथ कोरिया के आईपीओ को लेके कुछ एक तो हो हल्ला चल रहा है मार्केट में, इसके ऊपर कमेंट्री कल के दिन करेंगे। थोड़ा बहुत कंटेंट को बचा के रख लेना चाहिए। एंड थोड़ा Q&A कर लेते हैं यार। Q&A करने का रीज़न ये कि एक जन का बहुत सारा कमेंट आया है, मैं इनका रिप्लाई ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा कमेंट है यार। इतना लंबा कमेंट पढ़ने में भी आलस आता है आजकल। एक सेकेंड, मैं इनका कमेंट थोड़ा खोलूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे इनका कमेंट है। हाँ, शॉर्ट्स KM1526 करके व्यूअर है, उनका कमेंट है, भाई वन क्वेरी है प्लीज़ रिप्लाई। मैंने बजाज ऑटो शेयर 19 जून को बाय किया था, फिर 25 जून को सेल कर दिया, 24 जून इसका जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है वो था रिकॉर्ड डेट। फिर 30 जून को अगेन बाय किया। मैं अप्लाई कहाँ कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पास 24 जून को भी अगर आप सेल किए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 24 जून इसका रिकॉर्ड डेट था एज फार एज आई रिमेंबर। बेसिकली जो भी इसका रिकॉर्ड डेट था, हो सकता है कि मैं डेट गलत बोल रहा हूँ, आप सर्च कर लेना रिकॉर्ड डेट क्या था इसका। अगर आपने रिकॉर्ड डेट के दिन या उसके बाद सेल किया एंड फिर बाद में परचेज कर लिया तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट्स के हैं भाई, आई होप आप लोग को रदर आपको मेरा रिप्लाई मिल गया होगा। एंड एक और कमेंट है अखिल सोनी जैन भाई का, ब्रदर प्लीज रिप्लाई, माय अनएक्सेप्टेड शेयर्स आर स्टिल ब्लॉक्ड, व्हाट टू डू? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो शेयर्स अभी भी ब्लॉक्ड रहेंगे, लेकिन अगर फिर भी ब्लॉक्ड है तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करें या फिर आप अपने रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करें। आप सबसे पहले अपने ब्रोकर को कॉल करें,
फिर ब्रोकर आपको बोलेगा आपको क्या करना है। अगर वो रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करने बोलते हैं तो रजिस्ट्रार से कांटेक्ट कर लेना, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड ड्यूरेशन में हो जाता है। शशांक एमडी करके हमारे व्यूअर है, हालांकि इनका अगर मैं बात बोलूँ तो रशिया में ये रहते हैं, रशिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। सो इनका मेरे को हमेशा याद रहता है क्योंकि बड़ा ही अच्छा अच्छा कमेंट किया करते थे ये पहले। इनका कमेंट ये है कि रोलेक्स का 3 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, आई बॉट एट 140 रेंज, 4000 के प्रॉफिट में हूँ ऑलरेडी, शुड आई सेल इट टुमारो और अप्लाई कर दूँ बायबैक में। लिसन शशांक भाई, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव सोल्ड इट। मतलब देखो बायबैक में जनरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायबैक के हिसाब से घुसे हो तो 10 पॉइंट मिल गया काफ़ी है। आप नीचे 140 में लिए, 150-60 के आसपास चल रहा है, 8-9 पॉइंट मिल गया काफ़ी है, आप इससे ज़्यादा लालच मत करो। और मैं होता तो एग्जिट करता, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो 137 में लिया था और 149 में मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। और अप्लाई करना चाहिए क्या, अगर आप इसमें थोड़ा लंबा व्यू बना रहे हो, अगर आप इस रिस्क से अपने आप को अलग कर, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्योंकि अगर आपको स्टॉक लंबा रखना है तो अगर रिकॉर्ड डेट के दिन स्टॉक गिर भी गया तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप लंबा मतलब बायबैक में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना है तो मिल रहा है गेन लेके निकल जाओ, क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा, क्योंकि बायबैक में जनरली मोटिव आपका 8 से 9 पॉइंट एंड बहुत ही पॉजिटिव हो गया तो 15 से 16%, उससे ज़्यादा कुछ कमाई बनता नहीं है बायबैक में, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। अनुराग भयारे करके हमारे व्यूअर है, उनका कमेंट आया, हालांकि हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड है। मेरे पास एक ही पैन से 2 डीमैट अकाउंट है और एक अकाउंट में 1 शेयर और दूसरे में 19 शेयर है। अगर मैं दोनों अकाउंट से शेयर टेंडर करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टोटल 20 शेयर काउंट किया जाएगा। एक अकाउंट से 19 शेयर, एक अकाउंट से 1 शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 शेयर आप देख लो क्या वैल्यू था, आई गेस 2 लाख से कम ही होगा अगर 24 जून को, तो आप अप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर आपका कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप सिर्फ 19 शेयर वाले अकाउंट से भी कर सकते हो, एक शेयर को अप्लाई मत करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कोई अगर आप दोनों अकाउंट से भी करते हो, 19 वाले से भी, एक वाले से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपने जिसमें एक शेयर लिया था उससे तो चला ही जाएगा और 19 वाले से मल्टीपल शेयर चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20 काउंट होंगे, तो 20 पॉइंट का मान लो कि जितना भी एक्सेप्टेंस आया 30%, 40 पॉइंट, उस हिसाब से शेयर जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि 1 शेयर वाले अकाउंट में से 1 शेयर चले जाएगा एंड फिर 19 शेयर में से 30-40, वैसा कुछ नहीं होगा। तो यार इतना ही रखता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।